एपिसोड स्टार्ट होता है और पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बारिश होने की वजह से हॉस्पिटल की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ठीक से काम नहीं करती। तभी वहाँ पर मिस पार्क केंची को बताती है कि एक्चुअल में ये हॉस्पिटल एक शमशान घाट के ऊपर बनाया गया था, इसलिए बारिश में यहाँ पर ऐसी दिक्कतें होती रहती हैं। साथ ही वो केंची को बोलती है कि तुम अपनी नाइट ड्यूटी के टाइम भी यहाँ पर थोड़ा संभल कर रहना, पर केंची उनकी बातों को इग्नोर करता है और वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करने के लिए चला जाता है। केंची रिसेप्शन पे जाके इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करता है और उसको बताता है कि हॉस्पिटल की लाइट्स बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में आने के लिए बोलता है। तभी वो देखता है कि कोमुन भी वहाँ पर आ चुकी है। केंची कोमुन से वहाँ पर आने का रीज़न पूछता है तो कोमुन केंची को बताती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, इसलिए तुम्हारे पीछे आ गई। वहीं पर हिजोई चुपके से उन दोनों को बातें करते हुए भी देख लेती है। केंची कोमुन की हरकतों से इरिटेट हो चुका था, इसलिए वो कोमुन को साफ साफ बोल देता है कि मुझे पता है कि तुम्हें जो चाहिए जब तक वो तुम्हें नहीं मिलेगा तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी, इसलिए मुझे साफ साफ बोल दो कि तुम्हें क्या चाहिए और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। कोमुन केंची को बताती है कि मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद हो और मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। केंची यहाँ पर कोमुन से पूछता है कि आखिर मैं ही क्यों। कोमुन वहाँ पर केंची को बोलती है कि मेरे पास तुम्हें चाहने का कोई भी रीज़न नहीं है, पर हाँ जब भी मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं उसे हमेशा पाने की कोशिश करती हूँ, फिर चाहे मुझे उसे खरीदना पड़े, चुराना पड़े या फिर किसी से छीनना पड़े। तभी वहाँ पर मिस पार्क आ जाती है। मिस पार्क वहाँ पर कोमुन को बोलती है कि डायरेक्टर सर पेशेंट के घर वालों से मिलना चाहते हैं, इसलिए आपको तुरंत ही मेरे साथ चलना होगा। हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर कोमुन को बताते हैं कि आपके पापा की हालत बेहद ही नाजुक है, उनकी याददाश्त जा चुकी है, साथ ही उनको ब्रेन ट्यूमर भी हुआ है, इसलिए शायद वो आपसे मिलने पर आपको बिल्कुल भी ना पहचान पाएं। वो कोमुन को समझाते हैं कि उसके पापा की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है और उन्हें देखभाल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन कोमुन उनकी किसी भी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं करती और उनको इग्नोर करने लग जाती है। मिस पार्क कोमुन के हाथ में एक एडवर्टीजमेंट देती है और वो लोग कोमुन को बताते हैं कि हम लोग अपने पेशेंट्स को जल्दी ठीक करने के लिए उन लोगों के लिए एक थेरेपी प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर उनको एक लिटरेचर टीचर की ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि आप उनकी लिटरेचर टीचर बन जाएं। साथ ही वो कोमुन को ये लालच भी देते हैं कि इससे आप अपने पापा के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगी। कोमुन को ये आइडिया बिल्कुल ही बकवास लगता है और कोमुन उन लोगों का पोस्टर फाड़ के वहाँ से चली जाती है। कोमुन वहाँ से सीधा ही जेंट्स चेंजिंग रूम के अंदर चली जाती है। केंजी उस टाइम वहाँ पर चेंज कर रहा था और कोमुन उसके पास आ जाती है। केंजी उसे देख के शॉक हो जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। कोमुन वहाँ से जाने के लिए मना कर देती है तो केंजी कोमुन को धक्के मार के वहाँ से निकालता है और जब वो धक्के मार के कोमुन को दरवाजे तक लेके जा रहा होता है तभी वहाँ पे उन लोगों को हॉस्पिटल स्टाफ और जूरी देख लेते हैं। कोमुन जूरी को थोड़ा साइड में लेके जाती है और जूरी को बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। जूरी भी अंदर से यही चाहती थी, इसलिए वो उस बात के लिए एग्री कर जाती है। साथ ही जूरी कोमुन से पूछती है कि तुम्हारा केंची के साथ क्या रिश्ता है। कोमुन वहाँ पर जूरी की बातों को घुमाने लग जाती है और वो जूरी को बोलती है कि मुझे नहीं पता कि हम दोनों का क्या रिश्ता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बोरिंग होगा अगर मैं कहूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। कोमुन हॉस्पिटल के बाहर ही केंची का वेट करती है और जब केंची की शिफ्ट खत्म होती है तो कोमुन उससे लंच पे बाहर जाने के लिए पूछती है। केंची उसे मना कर देता है तो कोमुन उसे परेशान करती है और उसको बोलती है कि मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी अगर तुम मेरे साथ नहीं गए। केंची को वहाँ पर कोमुन पे गुस्सा आता है और वो गुस्से में ही कोमुन को बोल देता है कि तुम अपनी मनमर्जियाँ करके हो सकता है किसी और से बातें मनवा सको, लेकिन तुम्हारे ये पैतरे मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। कोमुन को भी कुछ काम करना था, इसलिए वो केंची को बोलती है कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन अगली बार तुमने मुझे मना किया तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊँगी। हॉस्पिटल से निकलते टाइम काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है, इसलिए कोमुन को वहीं पर ही रात हो जाती है। कोमुन जब रात को ड्राइव कर रही होती है तो उसे वहाँ पर एक नाइटमेयर आता है और उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। तो फाइनली कोमुन डिसाइड करती है कि यहाँ पर ही जंगल के बीच जो उसका एक्चुअल में घर था वो वहीं पर ही जाकर रहेगी। हॉस्पिटल से आते टाइम केंची को भी देर हो जाती है, इसलिए वो एक कन्वीनियंट स्टोर में खाना लेने के लिए रुकता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर जूरी भी है। जूरी केंची को घर तक लिफ्ट देती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि केंची जूरी के घर में ही रेंट पे रहता है। दूसरी तरफ लीसांग और सोंगचे ये डिस्कस करते हैं कि अगर कोमुन उस शहर में वापस गई है तो वो पक्का अपने पुराने घर में ही रहेगी। सोंगचे वहाँ पर लीसांग से पूछती है कि उस घर में ऐसा क्या है,
तो वहाँ पर लीसांग सोंगजी को बताते हैं कि एक्चुअल में कोमून उस घर में बचपन में रहती थी, लेकिन वहाँ पर उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसके पापा को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था, इसलिए सभी लोग मानते हैं कि वो घर भूत दिया है। कोमून घर पहुँचने के बाद घर को खोलती है और उसका सारा सामान देखने लग जाती है। कोमून उस घर से बिल्कुल भी नहीं डरती थी, क्योंकि वो बचपन से ही उसी घर के अंदर रहती थी और वैसे भी उसे भूतों से डर नहीं लगता था। फाइनली कोमून अपने मम्मी पापा वाले रूम में जाती है और वहाँ पर जाकर सो जाती है। गेंजी भी रात को सभी के साथ छत के ऊपर डिनर करता है। डिनर करते टाइम जूरी गेंजी को खाना सर्व करती है और वो उसकी पसंद नापसंद के बारे में काफ़ी कुछ जानती है। जीसू को ये सब देख के थोड़ी सी जलन होती है, लेकिन क्योंकि गेंजी उसका काफ़ी अच्छा दोस्त है इसलिए वो उसके लिए खुश होता है और वो वहाँ पर सेंजी के साथ थोड़ी सी फुसफुसाहट करता है कि पक्का जूरी को गेंजी पसंद है। रात को उस भूतिया महल में सोते टाइम कोमून को नाइटमेयर्स आने लगते हैं, जिसमें उसे उसकी माँ दिखाई देती है और उसे उसकी माँ की आत्मा काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। साथ ही उसकी माँ की आत्मा उसे बोलती है कि तुम्हें कोई भी दोस्त नहीं बनाने हैं, अगर तुम कोई दोस्त बनाओगी तो मैं उसे मार डालूंगी। वो सपना इतना ज़्यादा डरावना था कि आंखें खुलने के बाद भी कोमून को रोना आ जाता है और कोमून वहीं पर ही रोने लग जाती है। तभी उसे गेंजी की वो बात याद आती है कि जब भी तुम खुद को अकेला महसूस करो तो अपने आप को गले लगा लेना। इसलिए कोमून वो सेल्फ हर्टिंग का प्रोसेस करती है और उसे थोड़ा बेटर फील होता है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में एक नया पेशेंट आता है। एक्चुअल में वो पेशेंट एक पॉलिटिशियन का बेटा था, इसलिए सभी लोग उसे वेलकम करने के लिए रिसेप्शन पे आ जाते हैं। वो उन लोगों का एक ईयरली पेशेंट था और हर साल इसी टाइम पे वो हॉस्पिटल के अंदर आता था। अगले दिन लीसांग कोमून के पास फ़ोन करता है और वो कोमून को बताता है कि हमारी वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी है और उस वीडियो की वजह से हमारी बुक को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। इसलिए वो कोमून से रिक्वेस्ट करता है कि वो जल्द से जल्द वहाँ पर वापस आ जाए, ताकि वो लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा करें ताकि लोग उनकी बुक को खरीदें। कोमून एक्चुअल में वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो लीसांग को बोलती है कि मीडिया में ये खबर फैला दो कि मेरे पापा को डिमेंशिया है और उनका अभी भी ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मैं उनकी देखभाल करने के लिए अपने पुराने शहर में आ चुकी हूँ। साथ ही कोमून लीसांग को ये आइडिया देती है कि लोगों में ये खबर फैला दो कि मैं जल्द ही रिटायर होने वाली हूँ, इससे बुक की पब्लिसिटी हो जाएगी और बुक और भी ज़्यादा बिकेगी। हॉस्पिटल में जो नया पेशेंट आया था उसको बड़ी ही अजीब सी बीमारी थी। उसको साल के इसी टाइम एक अजीब सा दौरा पड़ता था, जिसमें वो अपने सारे कपड़े निकाल के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था। उस पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी गांगजी को मिलती है। गांगजी जब उस पेशेंट की दवाइयाँ लेके उसके रूम में जाता है तो एकदम ही नंगा पड़ा हुआ था। गांगजी उसे देख के बिल्कुल भी शॉक नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि इस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। गांगजी उस पेशेंट से बातें करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें इतना बड़ा ट्रॉमा हो गया। वो पेशेंट गांगजी को बताता है कि एक बार मैं क्लब में गया था और वहाँ पर मैंने बहुत सारी दारू पी और बहुत सारा डांस किया, लेकिन मेरे पास वहाँ पर पैसे ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैं क्लब से भाग गया और बाहर मेरा एक्सीडेंट हो गया और तभी से ही मुझे ऐसी बीमारी हो चुकी है और हर साल मैं ऐसे ही एकदम पागलों की तरह बर्ताव करता हूँ। जेसू भी वहाँ पर अपनी नई शॉप खोल लेता है और शुरुआत में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो एक ऑफ़र रखता है, जिसमें एक लार्ज पिज़्ज़ा के साथ एक पेंटिंग फ्री मिलती है। जेसू वहाँ पर सेंजी को पेंटर बना के बैठा देता है और सेंजी वहाँ पर लोगों को पेंटिंग्स बनाकर देता है। जेसू वहाँ पर सेंजी को लालच देता है और वो उसको पर पेंटिंग के हिसाब से पैसे देता है, लेकिन वो दोनों ही ये बात गेंजी से छुपाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो गेंजी को ऐसी कोई बात बताएंगे तो गेंजी पक्का ही उन दोनों से नाराज़ होगा। कोमून फटाफट तैयार होकर गेंजी के हॉस्पिटल में पहुँच जाती है और वो वहाँ पर पेशेंट की लिटरेचर क्लास लेने के लिए एग्री कर जाती है। कोमून वहाँ पर जब उन पेशेंट्स की क्लास लेती है तो हमें पता चलता है कि कोमून का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है और वो अपनी लिटरेचर की क्लास को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। कोमून का पहला टॉपिक था फेरी टेल, तो कोमून वहाँ पर सभी से पूछती है कि फेरी टेल क्या होती है। सभी लोग अपने अपने व्यूज़ देते हैं और कोमून उन सभी को गलत बताती है और उनको बोलती है एक फेरी टेल एक जादू टोने वाली कहानी होती है जो गलत चीज़ों को सही बताती है। एग्जाम्पल के तौर पे कोमून उन सभी को एक अगली डकलिंग की कहानी सुनाती है और उनको बताती है कि अगली डकलिंग की कहानी का मोरल है कि तुम सिर्फ अपने बच्चों को ही पालो, अगर तुम किसी और के बच्चों को पालने की कोशिश करोगे तो अंजाम हमेशा बुरा ही होगा।
क्लास ख़त्म होने के बाद कोमन अपने सभी पेशेंट्स को एक एडवाइस देती है कि रात को तुम सभी लोग तारे मत देखा करो, बल्कि अपने कीचड़ में डूबे हुए गंदे पैरों को देखा करो, ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात पता चले और तुम झूठी खुशी से बच सको। अब यहाँ पर कोमन के कहने का मतलब ये है कि रात को सोने से पहले हम लोग ऐसे सपने ना देखें जो हमारी औकात के बाहर है, बल्कि एक्चुअली में हम अपनी रियलिटी को इमेजिन करें, ताकि हम उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हार्ड वर्क कर सकें। जूरी मिस पार्क के साथ ये डिस्कस करती है कि मिस कोमन ऐसे कैसे क्लासेस लेने के लिए एग्री कर गई। इस बात पे मिस पार्क जूरी को समझाती है कि मिस कोमन उन औरतों में से नहीं है जो कोई भी काम भलाई के लिए कर दे। पक्का यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मिस कोमन को चाहिए और इसलिए वो बार बार यहाँ पर आ रही हैं। अब जूरी समझ जाती है कि कोमन को क्या चाहिए, लेकिन वो अपना मुंह बंदी रखती है। क्लास ख़त्म होने के बाद केंजी रूम को साफ करता है और कोमन भी उसके साथ वहीं पर रुक जाती है। कोमन वहाँ पर केंजी से पूछती है कि मेरी पहली क्लास कैसी थी। केंजी वहाँ पर कोमन से उल्टा क्वेश्चन करता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम लोग सच्चाई को गले लगा के खुश रह सकते हैं। कोमन वहाँ पर केंजी को बोलती है कि हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूँगी और तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, इसलिए हमें सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। केंजी को कोमन की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो रूम को छोड़कर वहाँ से आ जाता है। कोमन केंजी के पीछे पीछे आती है और वो केंजी को बोलती है कि तुम्हारी आंखों के अंदर काफ़ी सारी अधूरी ख्वाहिशें हैं, इसलिए ही मुझे तुम पसंद हो। साथ ही वो केंजी को बोलती है कि तुम बाहर से ही सख्त हो पर अंदर से काफ़ी ज़्यादा नरम हो। साथ ही कोमन केंजी को बताती है कि कल रात तुम मेरे सपने में आए थे, तुमने मुझे बेड पर बिठाया और तुम मुझे हक कर रहे थे। केंजी कोमन को मुंह बंद रखने के लिए बोलता है। साथ ही वो उसको बोलता है कि भूलो मत, हम हॉस्पिटल में हैं और अगर कोई सुन लेगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। कोमन केंजी की बातें सुन के तब तो चुप हो जाती है, लेकिन जब केंजी थोड़ी सी दूर जाता है तो सबके सामने ही केंजी को चिल्ला के बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। ये बात हॉस्पिटल के पेशेंट और हॉस्पिटल के स्टाफ सुन लेते हैं और केंजी गुस्से में कोमन का हाथ पकड़ के उसे हॉस्पिटल से बाहर लेके जाता है। केंजी को कोमन की हरकतों पे काफ़ी तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से में ही कोमन को बोलता है कि अपनी फालतू की हरकतों को बंद करो, क्योंकि इससे मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। कोमन फिर भी केंजी के साथ फ्लर्ट करती है और उसको बोलती है कि तुम अपनी ख्वाहिशों को दबाओ मत, अगर तुम उनको दबाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, इसलिए तुम्हारे जो भी मन में आता है तुम बोल दिया करो। केंजी वहाँ पर कोमन को समझाने की कोशिश करता है कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो और मेरा पीछा छोड़ दो। कोमन वहाँ पर केंजी की आंखों में देखती है और वो केंजी से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। हॉस्पिटल से निकलते टाइम कोमन को रास्ते में उसके पापा दिखाई देते हैं, पर कोमन अपने पापा को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। कोमन के पापा भी कोमन को पहचान लेते हैं और वो कोमन को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उसी दिन हॉस्पिटल के अंदर सेंजी भी आता है। सेंजी वहाँ पर केंजी को ढूंढता है, लेकिन वहाँ पर उसे केंजी तो नहीं मिलता, उल्टा उसे मिस कोमन वहाँ पर दिख जाती है। सेंजी कोमन का पीछा करते करते हॉस्पिटल के बाहर तक उसके पास जाता है, लेकिन रास्ते में उसे केंजी मिल जाता है। सेंजी केंजी को बताता है कि मैंने अभी अभी मिस कोमन को यहाँ पर देखा है, तो केंजी वहाँ पर सेंजी को झूठ बोलता है और उसको बोलता है कि मिस को यहाँ पर नहीं है और उसे झूठ बोल के हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। सेंजी केंजी को हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर के पास लेके जाता है। हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर सेंजी से बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेंजी उनकी किसी भी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं करता। कुछ देर बाद जब उन्हें याद आता है कि सेंजी को डायनासोर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो वो सेंजी से डायनासोर्स के बारे में पूछता है और सेंजी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और उनसे बातें करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद जब केंजी रूम के अंदर जाता है तो सेंजी उन हेड डॉक्टर्स को अपनी ड्राइंग दिखाता है, साथ ही वो उनकी ड्राइंग भी बनाने लग जाता है। केंजी डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या सेंजी ने आपसे तितलियों के बारे में कोई भी बात की, तो डॉक्टर वहाँ पर केंजी को समझाते हैं कि आज इसका पहला दिन है और मैं इसका मूड ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए आज मैं इससे तितलियों के बारे में कोई भी बातें नहीं करूँगा। हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर्स सेंजी की ड्राइंग से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, इसलिए वो सेंजी को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि तुम यहाँ पर हॉस्पिटल में मेरे लिए एक ड्राइंग बनाओ और मैं तुम्हें तुम्हारी ड्राइंग के हिसाब से पैसे दूंगा। सेंजी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसे ड्राइंग बनाने के पैसे मिलेंगे, इसलिए वो इस बात पे एग्री करता है और ये डिसाइड करता है कि अब से वो डेली हॉस्पिटल आएगा और यहाँ पर आके ड्राइंग बनाएगा। घर पहुंचने के बाद सेंजी ने आज जो भी चीज़ों की दुकान पे पैसे कमाए थे वो उन पैसों को अपने एक सीक्रेट बॉक्स के अंदर रखने लग जाता है। केंजी सेंजी को ऐसा करते हुए देख लेता है तो वो सेंजी से इस बारे में पूछता है।
सेंजी तुरंत ही अपने डब्बे को छुपाता है और वो केंजी को बोलता है कि मुझे 3 करोड़ रुपए जमा करने हैं और ऐसा करने के बाद मैं एक कार खरीदूंगा। केंजी सेंजी को फोर्स नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन सेंजी फिर केंजी को एक पोस्टर दिखाता है और उसको बताता है कि मैं इस कैंपिंग कार को खरीदना चाहता हूँ। केंजी उससे ऐसा करने का रीज़न पूछता है, तो सेंजी वहाँ पर केंजी को बताता है कि हम लोगों को हर साल घर बदलना पड़ता है और इसकी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक कैंपिंग कार खरीदें ताकि हमें बार बार घर बदलने की ज़रूरत ना पड़े। केंजी सेंजी की बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो वहीं पर ही सेंजी को हक करके बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग कितनी बार घर बदलते हैं, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। नेक्स्ट डे ट्रीटमेंट के टाइम हॉस्पिटल का वो नया पेशेंट हॉस्पिटल से भाग जाता है। हॉस्पिटल का स्टाफ वहाँ पर केंजी को इन्फॉर्म करते हैं और वो केंजी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल आने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ वो पेशेंट हॉस्पिटल से भागते हुए वहाँ के पार्किंग एरिया की तरफ चला जाता है। पार्किंग एरिया में वहाँ पर कोमुन की कार थी। कोमुन वहाँ पर आई हुई थी और वो पेशेंट कोमुन की कार के आगे जाके अपने सारे कपड़े उतार देता है। कोमुन उस पेशेंट के पास जाती है और उसको बोलती है कि तुम्हें देखकर कोई भी लड़की यही कहेगी कि 1 घंटा नहीं बन पाई। ये सुन के वो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करता है और फटाफट ही कपड़े पहन लेता है। कोमुन को पता था कि वो पेशेंट है और मेंटली डिस्टर्ब है, इसलिए वो उसको अपनी गाड़ी में बैठाती है और वहाँ से ले जाती है। रास्ते में आते टाइम केंजी कोमुन की गाड़ी को पहचान लेता है और वो कोमुन को रोकने के लिए रोड के बीच में खड़ा हो जाता है। मजबूरन कोमुन को अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाना पड़ता है और वो केंजी के सामने रुक जाती है। केंजी कोमुन के ऊपर गुस्सा करता है और उससे उस पेशेंट को हॉस्पिटल में छोड़ के आने के लिए बोलता है। कोमुन वहाँ पर केंजी को ऐसा करने के लिए मना कर देती है और फटाफट गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। केंजी भी कोमुन को रोकना चाहता था, इसलिए वो जूरी की गाड़ी लेता है और जूरी को हॉस्पिटल जाने के लिए बोल देता है और जूरी की गाड़ी से ही कोमुन का पीछा करता है। कोमुन उस पेशेंट को पूरे मार्केट में घुमा के लाती है और केंजी भी उन लोगों के पीछे लगा हुआ था, इसलिए कोमुन जब स्पीडिंग करती है तो मार्केट में काफ़ी दुकानें टूट जाती हैं। फाइनली कोमुन उस पेशेंट को हर जगह घुमाने के बाद उसके पापा की कैंपिंग वाले स्पॉट पर ले जाती है। कोमुन फाइनली उस पेशेंट को थोड़ा सा प्रोवोक करती है और उसको बोलती है कि आज तुम्हारा चांस है और तुम आज अपनी सारी की सारी बर्दाश्त निकाल दो। वो पेशेंट सीधा ही वहाँ पे स्टेज पे चला जाता है और स्टेज पर जाकर वो उन सभी को बोलता है कि ये पॉलिटिशियन मेरा पापा है और मैं इनका बेटा हूँ और मैं एक दिमागी मरीज़ हूँ। साथ ही वो पेशेंट वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को बताता है कि मेरी इस हालत के रेस्पॉन्सिबल और कोई नहीं बल्कि मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी मुझे प्यार से ट्रीट नहीं किया और हमेशा ही मुझे ऐसे तरीके से ट्रीट किया है कि आज मैं एकदम पागल हो चुका हूँ। वो पेशेंट ये सब बताता काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वहीं पर रोने लग जाता है। कांची भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो उस पेशेंट की स्टोरी सुन के उसको वहाँ पर नहीं रोकता और वो दूर खड़ा होकर ये सारा तमाशा देखने लग जाता है। उस पेशेंट को उस पॉलिटिशियंस के वर्कर ही वहाँ पर पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से भी भाग जाता है। केंजी को वहाँ पर खड़ा हुआ देख के कोमुन उसके पास आती है और कोमुन उसको बोलती है कि देखो वो पेशेंट कितने ज़्यादा मज़े कर रहा है। केंजी ये सुन के कोमुन से बोलता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ इतने ही मज़े कर सकता हूँ। और यहीं पर ही हमारा एपिसोड नंबर 3 एंड हो जाता है।